एमएसएमई ग्रोथ सर्कल की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम उस एक कौशल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर भारतीय एमएसएमई संस्थापक या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर पूरी तरह गलत समझते हैं। बिल्कुल। और वो है मार्केटिंग। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं जो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि मार्केटिंग को एक खर्च समझने की जो मानसिकता है वो बिजनेस की ग्रोथ को कैसे जकड़ लेती है। बिल्कुल। आज का मकसद ये समझना है कि मार्केटिंग कोई सजावट नहीं है, ये बिजनेस की नींव है। यही वो चीज है जो तय करती है कि आपको कौन नोटिस करता है, कौन आप पर भरोसा करता है, और आखिर में आपका बिजनेस छोटा रह जाएगा या बड़ा बनेगा। एग्जैक्टली। चलिए इसी सोच की परतें खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। लेख साफ कहता है कि ज्यादातर एमएसएमई मालिकों के लिए मार्केटिंग एक स्किल नहीं है। वो इसे एक खर्च मानते हैं। हाँ, एक खर्च, कुछ ऐसा जो तब किया जाएगा जब पैसा आएगा। और यही सोच चुपचाप बिजनेस के विकास पर ब्रेक लगा देती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लेख साफ साफ कहता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा बनेगा ये मार्केटिंग तय करती है। अकाउंटिंग नहीं, ऑपरेशंस नहीं, फंडिंग भी नहीं, क्योंकि मार्केटिंग ही वो पुल है जो आपके अच्छे प्रोडक्ट को एक ग्राहक से जोड़ता है। यही तय करता है कि कौन आपको नोटिस करेगा, कौन आप पर भरोसा करेगा, कौन खरीदेगा, और सबसे जरूरी कौन बार बार वापस आएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कमाल का फर्क लेख में बताया गया है। ऑर्डर का बिजनेस और रीऑर्डर का बिजनेस। ज्यादातर एमएसएमईज, जैसा कि हम देखते हैं, वो वन टाइम ऑर्डर, कीमतों पर मोलभाव और संस्थापक की अपनी जान पहचान के सहारे ही चलते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा होता है लगातार तनाव। हर महीने की शुरुआत में आप फिर से शून्य पर होते हैं, ये सोचते हुए कि इस महीने काम कहाँ से आएगा। हाँ, रेवेन्यू में हमेशा एक अस्थिरता बनी रहती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑर्डर का बिजनेस ना, वो शिकार करने जैसा है। आप रोज सुबह बंदूक लेकर निकलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज कोई शिकार मिलेगा। अच्छा। जिस दिन नहीं मिला उस दिन भूखे रहेंगे। तनाव हमेशा बना रहता है। लेकिन रीऑर्डर का बिजनेस वो खेती करने जैसा है। वाह, ये शिकार और खेती वाला उदाहरण तो कमाल का है ना? आप एक बार मेहनत करके बीज बोते हैं, उसे सींचते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और फिर वो फसल आपको लगातार और अनुमानित रूप से फल देती रहती है। मार्केटिंग वही पानी और खाद है। ये पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। तो मार्केटिंग का असली काम सिर्फ नए ग्राहक लाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका काम है एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे ग्राहक जुड़े रहें। एग्जैक्टली। मार्केटिंग का काम है ग्राहकों को बनाए रखना, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना और धीरे धीरे बिजनेस की संस्थापक पर निर्भरता कम करना। जब आपका एक ग्राहक आपके लिए इतना कीमती हो जाता है कि वो किसी प्रतियोगी के पास जाने की सोचता भी नहीं, तब असली जीत होती है, जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेख में दो आम जालों का जिक्र है। पहला है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो अपने आप बिक जाएगा। ये तो मैंने हजारों बार सुना है। हर कोई यही कहता है। लोग सालों तक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने, बेहतर मशीनें खरीदने और कुशल कारीगरों को काम पर रखने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी कहानी कहने या लोगों तक पहुंचने में जीरो मेहनत करते हैं। और नतीजा एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो एक अंधेरे कमरे में पड़ा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और मजे की बात यह है कि इसका उल्टा जाल भी उतना ही खतरनाक है। वो कौन सा? दूसरा जाल है, मार्केटिंग ही सब कुछ है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो आकर्षक विज्ञापनों, भारी छूट और लीड जनरेशन पर पूरा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट या सर्विस वो कमजोर होती है। हाँ, डिलीवरी का वादा पूरा नहीं होता, ग्राहक का अनुभव खराब होता है। हाँ, जैसे कोई रेस्टोरेंट जो फेसबुक पर बहुत सुंदर तस्वीरें डालता है, लेकिन खाना ठंडा और बेस्वाद होता है। बिल्कुल वही। इसका नतीजा क्या होता है? कुछ समय के लिए बिक्री तो बढ़ जाती है, लेकिन ग्राहक कभी वापस नहीं आता और बाजार में नाम खराब होता है। बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मार्केटिंग प्रोडक्ट की जगह नहीं लेती, ये उसे और शक्तिशाली बनाती है। लेख में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रोडक्ट आपकी गाड़ी का इंजन है। अच्छा। तो मार्केटिंग उसका स्टीयरिंग व्हील और जीपीएस है, जो उसे सही ग्राहकों तक सही दिशा में ले जाता है। बिना इंजन के जीपीएस बेकार है, और बिना जीपीएस के बेहतरीन इंजन भी आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सिर्फ अच्छी मार्केटिंग काफी नहीं है, दोनों का संतुलन चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर एक नए बिजनेस के लिए, जिसके पास समय और पैसा दोनों कम है। हाँ, जब आप शुरू कर रहे हैं तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या आप पहले एक शानदार वेबसाइट और लोगो बनाएं, या पहले ग्राहक ढूंढें?
और यहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो ब्रांड बनाने से शुरू करते हैं, लोगो डिजाइन करवाना, महंगे विजिटिंग कार्ड छपवाना, एक सुंदर सी वेबसाइट बनवाना। हाँ, लेकिन लेख कहता है कि बिना ग्राहकों के ये ब्रांडिंग नहीं है, ये सिर्फ सजावट है। यहाँ क्रम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रांडिंग कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। ये बार बार के अच्छे लेन देन और लगातार अच्छी डिलीवरी से बनती है। मतलब ज्यादातर लोग ब्रांडिंग को बिजनेस का पहले दिन का काम समझते हैं, नाम, लोगो, कार्ड। लेकिन लेख कह रहा है कि ये 100वें दिन का काम है, जब आपके पास 100 खुश ग्राहक हों। पलट देता है। एमएसएमईज के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग से शुरू करना। अच्छा, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सेल्स कॉल्स करना है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब है कोई भी ऐसी मार्केटिंग जिसका मकसद दर्शक से तुरंत कोई एक्शन करवाना हो। ओके। जैसे आपने कहा, सेल्स कॉल्स इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा एक फेसबुक विज्ञापन जिस पर लिखा हो अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें, या एक ईमेल जिसमें लिखा हो हमारा मेन्यू डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अच्छा, ये सब डायरेक्ट रिस्पॉन्स हैं। हाँ, समझ गया। मतलब जिसका नतीजा हम तुरंत नाप सकते हैं। आपने सही पकड़ा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप इसे नाप सकते हैं। आपको साफ साफ पता होता है कि 100 लोगों ने विज्ञापन देखा, 10 ने क्लिक किया और 2 ने खरीदा। ये आपको तुरंत बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ब्रांडिंग में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स से पहले कैश फ्लो आता है, पैसा आता है। और उस पैसे से आप अपने प्रोडक्ट और ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। और जब ये चक्र कई बार घूमता है, तब जाके धीरे धीरे ब्रांड इक्विटी बनती है। याद रखिए, बिना रेवेन्यू के ब्रांड नाजुक होता है और बिना ब्रांड के रेवेन्यू तनावपूर्ण। दोनों चाहिए, लेकिन सही क्रम में। पहले कमाई, फिर सजावट। एग्जैक्टली। यहाँ एक आम सोच है जिससे हर एमएसएमई मालिक जूझता है। मेरे पास विज्ञापनों के लिए बजट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ऑर्गेनिक करूंगा क्योंकि वो मुफ्त है। लेकिन क्या ये वाकई मुफ्त है? यही तो सवाल है। मुझे तो लगता है इसमें जो समय और मेहनत लगती है वो अक्सर पैसे से ज्यादा कीमती होती है। आपने बहुत पते की बात कही। ये मुफ्त शब्द ही सबसे बड़ा धोखा है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मुफ्त नहीं है, उसकी करेंसी पैसा नहीं, समय है। सही बात है। और एक संस्थापक के लिए समय पैसे से ज्यादा कीमती होता है। ऑर्गेनिक की भी एक लागत होती है, आपका समय, आपका दिमागी प्रयास, आपकी निरंतरता। वहीं पेड मार्केटिंग की लागत है पैसा, टेस्टिंग का अनुशासन और डेटा को समझने की काबिलियत। बिल्कुल। तो फिर एक छोटे बिजनेस के लिए सही रास्ता क्या है? क्या उसे सिर्फ ऑर्गेनिक पर टिके रहना चाहिए या सीधे पेड एड्स में कूद जाना चाहिए? देखिए, लेख एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति सुझाता है। समझदार एमएसएमईज दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक खास तरीके से। वो कैसे? वो पहले ऑर्गेनिक कंटेंट का इस्तेमाल अपनी मैसेजिंग को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ओके। और फिर जो काम करता है उसे स्केल करने के लिए पेड विज्ञापनों का उपयोग करते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आप ऑर्गेनिक मसाले बनाते हैं। आप पहले इंस्टाग्राम पर 10 अलग-अलग तरह के पोस्ट डालते हैं। एक में रेसिपी है, दूसरे में हल्दी के फायदे, तीसरे में आपकी पैकेजिंग की कहानी, चौथे में आपके किसान की तस्वीर। हाँ, अब आप देखते हैं कि हल्दी के फायदे वाले पोस्ट को लोग सबसे ज्यादा लाइक और शेयर कर रहे हैं। ये आपका टेस्ट हो गया। आपको मुफ्त में पता चल गया कि आपके ग्राहकों को क्या सुनना है। अब आप इसी हल्दी के फायदे वाले एंगल पर फेसबुक पर 500 रुपए का विज्ञापन चलाते हैं, सीधे उन लोगों को टारगेट करते हुए जिन्हें हेल्थ और वेलनेस में दिलचस्पी है। मतलब आपने ऑर्गेनिक से सीखा और पेट से उसे फैलाया। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इससे विज्ञापन में पैसा डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। आज का ग्राहक सीधा सीधा कुछ नहीं खरीदता। हो सकता है वो आपका विज्ञापन देखे, फिर आपका यूट्यूब चैनल चेक करे, लिंक्डइन पोस्ट पढ़े, 2 वीडियो देखे और फिर जाके आपसे संपर्क करें। हाँ, ऑर्गेनिक विश्वास बनाता है और पेड उस विश्वास को एक्शन में बदलता है। ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है जो मुझे लगता है भारतीय एमएसएमईज की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी अनदेखी भी, कहानी कहने की कला। ओ बिल्कुल। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और कीमत के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। मुझे याद है, मैं एक छोटे फर्नीचर बनाने वाले से मिली थी। वो मुझे लकड़ी की क्वालिटी, जॉइंट्स की मजबूती के बारे में 20 मिनट तक बता सकते थे। पर जब मैंने पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई
कि कैसे उनके दादाजी ने उन्हें लकड़ी का काम सिखाया था और कैसे वो हर पीस को एक कला की तरह देखते हैं। वो कहानी शक्तिशाली थी। बहुत। लोग फीचर्स नहीं खरीदते, वो उस जुनून और कहानी से जुड़ते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि कहानी सुनाने का मतलब कुछ बनावटी या ड्रामा करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के मुताबिक कहानी कहने का मतलब है भावनाओं के साथ स्पष्टता। अच्छा? इसका मतलब है सरल भाषा का प्रयोग करना, ग्राहक की असल समस्याओं को उजागर करना, असली उदाहरण देना और ईमानदारी से संवाद करना। लोग जटिलता नहीं खरीदते, वे समझ खरीदते हैं। सही बात है। अगर आपका ग्राहक आपकी मार्केटिंग देखकर या पढ़कर ये कहता है, यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम समझता है, तो आपने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली है। चलिए अब कुछ और जरूरी रणनीतियों पर आते हैं जो लेख में दी गई हैं। पहली है, बेचने की कोशिश करने से पहले इच्छा पैदा करें। ज्यादातर एमएसएमईज पहली ही बातचीत में अपनी प्राइस लिस्ट भेज देते हैं। हाँ, सीधे कीमत और डिस्काउंट की बात। और ये एक बहुत कमजोर स्थिति है। कमजोर क्यों? जब आप सीधे कीमत पर आते हैं तो आप ग्राहक को सिर्फ कीमत पर ही सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, जबकि मजबूत मार्केटिंग इसका ठीक उल्टा करती है। वो पहले दिखाती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक की जिंदगी या बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकती है। वो एक सपना दिखाती है, एक समाधान दिखाती है। ये इच्छा पैदा करती है ताकि जब बिक्री की बातचीत हो तो वो आसान हो जाए और कीमत पर दबाव कम हो। जब ग्राहक को ये विश्वास हो जाता है कि आप उनकी 10 लाख की समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वो 1 लाख रुपए देने में संकोच नहीं करेगा। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा है कीमत तय करने का तरीका। ज्यादातर एमएसएमईज बस ये देखते हैं कि बगल वाला क्या रेट दे रहा है और उससे 5% कम कर देते हैं और एक अंतहीन प्राइस वॉर में फंस जाते हैं। हाँ, और ये बिजनेस को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। लेख का सुझाव बहुत साफ है, अपनी कीमत अपनी लागत या अपने प्रतियोगी के आधार पर तय न करें। तो किस आधार पे करें? अपनी कीमत इस आधार पर तय करें कि आप ग्राहक की कितनी बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का हर महीने 50 घंटे बचा रहा है, तो आपकी कीमत उस वैल्यू को दिखानी चाहिए, न कि सॉफ्टवेयर बनाने की लागत को। इससे बेहतर मार्जिन मिलता है और उस मार्जिन से आप बेहतर कर्मचारी रख सकते हैं, बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और बेहतर ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है। और आखिर में एक गलती जो लगभग हर कोई करता है, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। ओह हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, डीलर, एग्जीबिशन, सब पर एक साथ। और होता क्या है? आप हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। आप फैलते नहीं, बस उलझ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? स्रोत का सुझाव यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है। एक मार्केटिंग चैनल चुनें, सिर्फ एक। वो चैनल जहाँ आपके ग्राहक सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और पहले उस एक चैनल पर महारत हासिल करें। और जब वो चल पड़े तब आगे बढ़े। हाँ, एक बार जब आप उस चैनल से लगातार बिजनेस लाना सीख जाएं, केवल तब दूसरे चैनल के बारे में सोचें। एक ही कुआं 100 फुट गहरा खोदना बेहतर है, बजाय 10 अलग-अलग जगह 10-10 फुट के गड्ढे खोदने के। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि मार्केटिंग कोई हेर फेर या कोई तिकड़म नहीं है। ये सिर्फ 3 चीजों का एक ईमानदार मेल है। अपने ग्राहक को गहराई से समझना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से संवाद करना, 1 मिनट, और इस काम को निरंतरता के साथ करते रहना, बस। और इसका बिजनेस के मालिक पर क्या असर पड़ता है? जब कोई एमएसएमई संस्थापक मार्केटिंग में महारत हासिल कर लेता है तो वो सिर्फ अपनी बिक्री नहीं बढ़ाता, वो अपना तनाव कम करता है, बिजनेस की खुद पर निर्भरता कम करता है और अपने बिजनेस की किस्मत पर नियंत्रण बढ़ाता है। एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो संस्थापक के बिना भी चल सके और बढ़ सके। देखो, भारतीय एमएसएमईज के लिए मार्केटिंग अब कोई विकल्प नहीं है। ये उनकी कड़ी मेहनत को वास्तविक विकास में बदलने वाला एकमात्र पुल है। और जाने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल, आपके बिजनेस की वो सबसे शक्तिशाली कहानी कौन सी है जिसे आपने अभी तक नहीं सुनाया है? शायद आपकी शुरू करने की कहानी, किसी ग्राहक की सफलता की कहानी या किसी असफलता से मिली सीख की कहानी। और उसे ईमानदारी से बताने से आपके ग्राहकों के भरोसे और आपके बिजनेस की ग्रोथ पर क्या असर पड़ सकता है।